ये तो था साझा विश्वास, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, और क्या चीजें हैं जो राष्ट्रवाद की जो भावना है उसको जोड़ती हैं। इतिहास। हर देश में राष्ट्रवाद का जो जन्म हुआ वह अलग अलग चीजों को लेकर हुआ, ठीक है। तो कई देशों में राष्ट्रवाद का जन्म इसलिए हुआ कि हमारा इतिहास एक जैसा था। अब वो कैसे? जो लोग अपने को एक राष्ट्र मानते हैं उनके भीतर अपने बारे में बहुधा स्थायी ऐतिहासिक पहचान की भावना होती है, ठीक है। ऐतिहासिक पहचान, ऐतिहासिक पहचान जैसे वे देश की स्थायी पहचान का खाका प्रस्तुत करने के लिए एक समान स्मृतियां, जैसे आप शिव जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग बुद्ध की पूजा करते हैं, कुछ किसी और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये जो स्मृतियां हैं और उनके साथ हम क्या जोड़ लेते हैं, अपनी कोई ना कोई यादें, अपने कोई यादें जोड़ लेते हैं, अपना इतिहास बना देते हैं कि राम, जैसे हम राम मंदिर के ऊपर विवाद चल रहा था, राम का मंदिर बनाने के ऊपर विवाद चल रहा था। तो उसमें लोगों के क्या कहना था कि हम, हमारे राम क्या थे, हमारे पूर्वज। तो सीधे सीधे हमने क्या कर लिया, अपने इतिहास को उससे जोड़ लिया, ठीक है। तो उस समय हम क्या करते हैं, स्मृतियां हो गई, किंवदंतियां हो गई। किंवदंतियां मतलब कहानियां, ऐसी जो मौखिक कहानियां होती हैं, और ऐतिहासिक अभिलेख की रचना के जरिए हम अपने इतिहास को, इतिहास बोध निर्मित करते हैं, ठीक है, कि हम सब एक ही इतिहास से गुजरे हुए हैं। जैसे कि हम अपने आंदोलन में देखें तो भारत का राष्ट्र बनने का जो सफर था वो इस आधार पे था कि हमारे ऊपर एक ही जैसा, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य का हो, चाहे उससे पहले मुगल साम्राज्य का हो, कि सबका इतिहास हमारे ऊपर एक जैसा रहा, ठीक है। तो इसलिए हम सब लोग, चाहे वो बंगाल से थे या मद्रास से थे या हैदराबाद से थे या इस तरफ गुजरात राजस्थान के जो लोग थे, ये सब लोग एक ही साथ इसलिए जुड़े क्योंकि इनका इतिहास एक जैसा था। और राष्ट्र का जो आंदोलन चला वो इसी आधार पर चला, इसी आधार पे हम जुड़े। तो भारत के राष्ट्रवादी ने भी यह दावा करने के लिए कि वह एक सभ्यता के बतौर भारत का लंबा और अटूट इतिहास रहा है, देश की प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत तथा अन्य उपलब्धियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया। जैसे हम कहते हैं कि 5000 साल पुरानी सभ्यता है भारत, तो हम ऐतिहासिक रूप में हम क्या देते हैं, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ऐसी बहुत सारी सभ्यताओं का उदाहरण देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, नदी के ऊपर हम सभ्यताओं को जोड़ते हैं। तो ये सब क्या है, ऐतिहासिक चीजों को जोड़ना शुरू करते हैं। उसी तरीके से जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास कहीं हवा में नहीं होता, एक भू क्षेत्र पर होता है, ठीक है। अब भू क्षेत्र का मतलब क्या है कि बहुत सारे राष्ट्रों की पहचान खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। भौगोलिक क्षेत्र से, किसी खास क्षेत्र पर लंबे समय तक साथ साथ रहने से और उससे जुड़ी एक समान अतीत की यादें लोगों को एक सामूहिक पहचान का बोध देती हैं। जैसे हम मराठा साम्राज्य की बात करते हैं, हम राजस्थान के रजवाड़ों की बात करते हैं, हम और भी बहुत सारे जो हैं कि यूपी के जाटों की, और यहाँ पे हम उत्तराखंड में भी हम बहुत सारे साम्राज्यों की बात करते हैं, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, ठीक है, पवार साम्राज्य। तो ये सब क्या है, एक भू क्षेत्र पर हम अपनी अतीत को जोड़ने वाली बात करते हैं कि हम सब के ऊपर एक जैसा ही, हम सब एक इसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो लोग स्वयं को एक राष्ट्र के रूप में देखते हैं वह एक ग्रह भूमि, ठीक है, ग्रह भूमि समझते हो, होमलैंड की बात करते हैं। कोई इसे मातृभूमि भी कहता है, जैसे हम कहते हैं अपने देश के लिए मातृभूमि कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने राज्य के अंदर जो, जहां वो जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, जैसे हम लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं अगर, तो हम उत्तराखंड को अपनी मातृभूमि कहते हैं। उत्तराखंड में जो गढ़वाली हैं, जो कुमाऊनी है, या जो और भी भाषाएं हैं, वो उनको मातृभाषा के रूप में करते हैं। तो ऐसे ही मातृभूमि का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मातृभूमि जैसे शब्दों का। या फिर हम, कई लोग उसे पितृभूमि भी कहते हैं और कई लोग इसे पवित्र भूमि भी कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो यहूदी यहूदी जो लोग हैं, वो हमेशा से उन्होंने दावा किया कि उनका मूल गृह स्थल कौन सा है, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन ही उनका स्वर्ग है। तो हम इसीलिए देखते हैं कि फिलिस्तीन में जो इजराइल के लोग हैं, यहूदी जो लोग हैं, वह आज अपने दावे के आधार पर, अपने राष्ट्र के आधार पर, अपने राष्ट्र के दावे के आधार पर अपने राज्य का उन्होंने निर्माण किया था 1948 में। क्योंकि एक ही भू क्षेत्र पर एक से अधिक समूहों का दावा हो सकता है, ठीक है। जैसे इजराइल और
फिलिस्तीन की हम बात कर रहे थे, तो इजरायली लोग कहते हैं कि फिलिस्तीन उनका स्वर्ग है। इसी तरीके से फिलिस्तीनी जो ऑलरेडी वहां पे रह रहे थे पहले से, वो कहते हैं कि नहीं ये उनकी जमीन है। तो क्योंकि एक ही भूक्षेत्र पर एक से अधिक समूहों का दावा हो सकता है, तो लिहाजा ग्रह भूमि की आकांक्षा जो है वो दुनिया भर में संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण है। और इसी कारण से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कई दशकों से एक संघर्ष जो है वो चलता आ रहा है। अब हम देखते हैं इसके अलावा और कौन कौन सी चीजें। देखो, ये तो इतिहास हो गया जिसे हम बदल नहीं सकते, ये है भू क्षेत्र जिसे भी हम बदल नहीं सकते, इसके आधार पर हम राष्ट्र का निर्माण करते थे या किया है। ठीक है, अब है साझा राजनीतिक आदर्श। अब ये राजनीतिक आदर्श क्या होता है, देखिए, भविष्य के बारे में साझा नजरिया और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही वह मूल बात है जो राष्ट्र के बाकी समूहों से अलग करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम क्या थे, ये हमें जोड़ती है, लेकिन हम अपना भविष्य कैसा चाहते हैं, हम कैसी स्वतंत्रता, कैसा राजनीतिक अस्तित्व चाहते हैं, ये बात होना भी बहुत जरूरी है जिससे हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पास्ट में तो जीना नहीं है, हमने प्रेजेंट में और फ्यूचर में के लिए काम करके जीना है। तो उसके लिए एक जो हमारा दर्शन होता है, जो हम सोच होती है, ठीक है, वो जो नजरिया है वो हमें राष्ट्र बनने पे मदद करता है। राष्ट्र के सदस्यों को की इस बारे में एक साझा दृष्टि होती है कि वह किस तरह का राज्य बनाना चाहते हैं। बहुत आसान बात है। जैसे कि अब राजनीतिक चीजें क्या हैं, जैसे कि लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो हम आज के टाइम पे कोई भी देश, जो भी देश जो या जिन देशों के या जिन राष्ट्रों के अंदर राष्ट्रवादी संघर्ष चल रहे हैं, उनका यही दावा है कि उनके राष्ट्र, उनके देश के अंदर जो उनके लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो राजनीतिक अधिकार हैं, वह संपन्न नहीं है। इसके आधार पर देश साथ साथ आना और रहना चाहते हैं। ठीक है, उनके नाम पर यह राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को बताते हैं। तो अब हम जैसे जब हम राष्ट्रों की बात करते हैं या देशों की बात करते हैं, राष्ट्र राज्यों की बात करते हैं, तो हम ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि के साथ साथ हम देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर वो किस तरीके के देश हैं, या उनके राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, या राजनीतिक भविष्य कैसा होना चाहिए। इसके आधार पर भी हम ये सब तय करते हैं। राष्ट्र के नागरिक अपने सह नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को जान और मान लेना राष्ट्र के प्रति वफादारी की सबसे एक बड़ी परीक्षा है। कि अगर हम राष्ट्र के रूप में इकट्ठा होना चाहते हैं, राष्ट्र के रूप में अगर हम समूह बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर, क्योंकि हम ना तो जातीय तौर पर ना ही परिवार के तौर पर एक दूसरे से जुड़े हैं, बल्कि इससे भी बहुत बड़ा एक समूह हमारे साथ है, उस तौर पर हम बनना चाहते हैं। तो हमें अपने जो साथ रहने वाले जो हमारे नागरिक होंगे, उनकी उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना या उनको निभाना एक बहुत बड़ी परीक्षा है। अब आता है साझी राजनीतिक पहचान। देखो, राजनीतिक पहचान होना क्यों जरूरी है, ठीक है। जब हम राजनीतिक आदर्श की बात करते हैं तो राजनीतिक पहचान उससे बनती है हमारी। जैसे भारत को विश्व भर में एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन हर देश को ऐसा नहीं जाना जाता। जैसे चाइना को या चीन को इस तरीके से हम नहीं जानते, ठीक है। चीन को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, उत्तरी कोरिया को हम लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। तो ऐसा क्या है जो हमें राष्ट्र बनने के लिए इस राजनीतिक पहचान की जरूरत क्यों है। देखो, साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होती, ठीक है। जब हम कहते हैं कि हमें लोकतांत्रिक देश बनना है, तो सिर्फ हम लोकतांत्रिक कैसे हैं, तो इस आधार पे हम कई बार क्या करते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीतिक आधार पे, राजनीतिक आधार के साथ साथ हम उसके स्थान पर समान भाषा कि जो लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं। तो अब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो लोग लैटिन भाषा, ठीक है, और इसके अलावा जो इंग्लिश है,
अमेरिकन इंग्लिश है उसकी, और ऐसी भाषाएं बोलते हैं। इसके अलावा जब आप वहां पे जाति देखेंगे तो जाति नहीं है, वंश देखेंगे, ठीक है, वंश परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान चाहते हैं। तो अब आपने कुछ समय पहले, अभी 1-2 महीने पहले, अमेरिका में एक अश्वेत की हत्या के बाद वहां पे बहुत बड़ा आंदोलन चला था। तो ये आंदोलन क्यों था और क्यों अश्वेत की हत्या हुई, तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है राष्ट्र के रूप में अपने आप को समझने के लिए। क्योंकि जब हम ऐसी बातें करते हैं कि हमें भाषा के आधार पर, जाति या वंश या परंपरा के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करना है, तो यह उन मूल्यों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है जिन्हें हम लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि अगर आप एक उदाहरण के तौर पर देखिए कि अगर आप धर्म के आधार पे राष्ट्र को बनाना चाहते हैं, तो एक ही धर्म के अंदर, ठीक है, अंदरूनी तौर पर वो विविधता से भरे हुए हैं। परिणाम स्वरूप धर्म के अंदर भी बहुत सारे पंथ हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप उदाहरण के तौर पर बुद्धिज्म को देखें, ठीक है, या बौद्ध धर्म को देखें, तो उसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के पंथ हैं। ठीक है, जैन धर्म को देखें तो जैन धर्म के अंदर भी दो बहुत बड़े पंथ हैं जिसे हम श्वेतांबर और दिगंबर कहते हैं। तो ऐसी जो चीजें हैं जो धर्म के अंदर ही बहुत ज्यादा हैं, जैसे अगर आप हिंदू धर्म में देखें तो हिंदू धर्म में नयनार और अल्वाराज हैं, जिसमें जो नयनार हैं वो क्या करते हैं, वो शिव के उपासक हैं, जो अल्वाराज हैं वो विष्णु के उपासक हैं, कुछ लोग इसमें शक्ति के उपासक हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पंथ हैं। हिंदू धर्म के अंदर ही अगर आप और अंदर जाएंगे तो कई लोग हैं जो बहुत सारे बाबाओं को अपना गुरु मानते हैं, अपने भगवान के रूप में देखते हैं। ठीक है, और अगर आप पहाड़ी क्षेत्रों की तरफ जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ईस्ट जो इनके देवता होते हैं वो इनको मानते हैं। तो अब आप, अगर हम इन विविधताओं की अवहेलना कर दें, अगर हम मानने से मना कर दें कि हिंदू धर्म में सिर्फ एक ही तरीके के लोग रहेंगे, ठीक है, बाकियों को हम नहीं मानते, तो एक समान धर्म के आधार पर एक पहचान स्थापित कर दें तो आशंका है कि हम बहुत ही वर्चस्ववादी, ठीक है, और दमनकारी समाज का निर्माण कर देंगे। तो इससे तो क्या होगा, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो सबके अधिकार हैं, वो उनका हम दमन कर देंगे, और एक रूपता जो हम समाज में लाने की कोशिश करेंगे उससे एकता नहीं कभी पैदा हो सकती। तो ये बहुत जरूरी है कि जब हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हो या राष्ट्र के बारे में चिंता कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो हमें एक रूपता की जगह एकता के ओर ध्यान देना चाहिए। इन्हीं कारणों से यह बेहतर होगा कि राष्ट्र की कल्पना राजनीतिक शब्दावली में की जाए, ना कि सांस्कृतिक पदों में। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि साझी राजनीतिक पहचान जब हो तो वो ज्यादा जरूरी है राष्ट्र के निर्माण के लिए आज के टाइम पे, बजाय कि किसी सांस्कृतिक या और किसी तरीके से, ठीक है, धार्मिक आधार पर। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में किसी खास धर्म, नस्ल या भाषा के संबंधता की जगह एक मूल्य समूह के प्रति निष्ठता की जरूरी है। ठीक है, एक मूल्य, एक वैल्यू जो एक समाज के आधार पे हमारे होने चाहिए, उनकी प्रति निष्ठा बहुत जरूरी है। इस मूल्य समूह को देश के संविधान में दर्ज किया जा सकता है और हम करते भी हैं। ठीक है, जैसे हम अपने देश के संविधान की अगर हम प्रस्तावना जब हम पढ़ते हैं, आपने संविधान वाला जो किताब है उसमें पढ़ा, तो प्रस्तावना में हमें क्या लिखा गया है, स्टार्टिंग में हमें लिखा गया है कि वी द पीपल, जो हम लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग जो वो हैं, वो कैसे हैं, सोलमनी रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट, हम अपने देश को किस तरीके का बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, सोवरिन, संप्रभु, सोशलिस्ट समाजवादी, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, तो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक, ठीक है, रिपब्लिक गणराज्य। तो ये जो शब्द हैं ये क्या है, ये मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य, जिनके प्रति हम, जिनके आधार पर हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।